कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। पिछले कुछ दशकों से एक विषय ने भारत के सार्वजनिक विमर्श पटल पर एक स्थायी जगह पा ली है। यह विषय है जजों की नियुक्ति का। सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार के बीच चलने वाली इस रस्साकसी में एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था, तो दूसरी तरफ है केंद्र सरकार। और इस रस्साकसी की दर्शक है भारत की आम जनता, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भय से होठों पर उंगली लगाकर और संविधान संबंधित पेचीदगियां ना समझने की वजह से सर खुजाते हुए यह तमाशा देख रही है। इस तमाशे में एक और तरह के दर्शक हैं, वो है राजनीतिक पार्टियां, जो राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर अपने स्वार्थपरक हितों और राजनीतिक जमीन साधते हुए इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके लिए हर विषय टीआरपी पाने का साधन मात्र होता है, उसकी नजरों में कॉलेजियम बनाम केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति के जरिए न्याय प्रणाली पर अधिकार किसका हो, इस बात की लड़ाई है। हम आज के इस विशेष विषय से जुड़े सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, हमारा विशेष कार्यक्रम बड़ी बात देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लगभग 3 दशकों से लागू कॉलेजियम व्यवस्था मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति देखती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए यह कॉलेजियम केंद्र सरकार को नाम भेजता है। सरकार की मंजूरी के बाद जजों की नियुक्ति होती है। कॉलेजियम ही जजों के तबादले करता है और इसमें सरकार की कोई दखल नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरह ही हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम होते हैं, जिसके अध्यक्ष उसके चीफ जस्टिस होते हैं। इसमें चीफ जस्टिस के अलावा हाई कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठतम जज होते हैं। उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम सीजेआई को नाम भेजता है। उन नामों पर सीजेआई की अगुवाई वाला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विचार करता है और वही उसे केंद्र सरकार के पास भेजता है। सरकार चाहे तो कॉलेजियम के भेजे गए नामों को आपत्ति के साथ लौटा सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम फिर उसी या उन्हीं नामों की सिफारिश कर दे तो सरकार के पास उसे मंजूर करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वैसे तो कॉलेजियम हानि रहित दिखती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। आलोचकों का मानना है कि कॉलेजियम न्याय प्रणाली परिवारवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ न्याय प्रणाली और न्यायपालिका में जिन सुधारों की जरूरत है उन्हें लागू करने में भी अड़चन बनी हुई है। यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्तियों को देखें तो इन आरोपों में दम नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में 6 जज ऐसे हैं जिनके पिता या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भारत के 16वें सीजेआई थे। जस्टिस केएम जोसेफ के पिता केके मैथ्यू 1971 से 76 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। जस्टिस संजीव खन्ना के पिता दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और उनके चाचा जस्टिस एचआर खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज थे। आपको ज्ञात रहे कि जस्टिस खन्ना वही जज हैं जिन्हें इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की तानाशाही का विरोध करने के लिए सीजेआई नहीं बनाया गया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो 2027 में 36 दिनों के लिए पहली महिला सीजेआई बनेंगी, उनके पिता ईएस वेंकटरमैया सीजेआई रह चुके हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और सुधांशु धूलिया के पिता भी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। ट्रायल कोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली जस्टिस बेला त्रिवेदी के पिता अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे। बेला त्रिवेदी जब सिविल जज नियुक्त हुई तब उनके पिता भी वहीं पर जज थे। छोटी छोटी बातों पर राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के सार्वजनिक जीवन में सुचिता का ज्ञान और भाषण देने वाले जजों ने जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की आड़ में परिश्रम और मेरिट को दरकिनार कर न्यायतंत्र की उच्चतम संस्थाओं को कुछ परिवारों की बपौती बना दिया है, वो आश्चर्यजनक ही नहीं, दुखदायक भी है। ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था पर सरकार या विधि विशेषज्ञों ने प्रश्न नहीं उठाए। अभी हाल के दिनों में उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी ने कॉलेजियम व्यवस्था पर अपनी निराशा सार्वजनिक तौर पर जाहिर की है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी में कहा कि भारत में संसदीय प्रणाली सुप्रीम है
और कोर्ट संसद द्वारा लाए गए किसी बिल या एक्ट को असंवैधानिक नहीं घोषित कर सकता। And as a matter of record, the entire Lok Sabha voted unanimously. There was no abstention in Lok Sabha. There was no dissension. And that Amendment Act was passed. In Rajya Sabha, it was unanimous. There was one abstention. No opposition. So we the people, their ordinance was converted into a constitutional provision. The power of the people came to be reflected through most sanctified mechanism on a legitimate platform through applicable mechanism. That power was undone. The world does not know of any such instance. I appeal to the people here. They constitute judicial elite class, thinking minds, intellectuals. Please find out a parallel in the world where a constitutional provision can be undone. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू कई मौकों पर खुलकर कॉलेजियम सिस्टम को अपारदर्शी बताते हुए आलोचना कर चुके हैं। पिछले दिनों भी उनके द्वारा बयान दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय नियुक्तियों पर ज्यादा समय लगाते हैं। आज के समय में जो मैं देखता हूं और देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं, एक समूह, एक कॉलेजियम, फिर उसका कंसल्टी जज होते हैं, दूसरे कौन उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन उस हाई कोर्ट के सीनियर जजेस है। कंसल्टेशन बहुत वाइड होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए और जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया आयोग का गठन किया। आयोग ने सिफारिश की कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC बनाई जाए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करे। आयोग में CJI, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज, केंद्रीय कानून मंत्री और सिविल सोसाइटी से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। 2014 में मोदी सरकार ने वेंकटचलैया आयोग की सिफारिशें लंबे वक्त तक पड़े ठंडे बस्ते से निकालकर उस पर एक्शन लेने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप संसद से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट पास हुआ। इसके तहत तय किया गया था कि 6 लोगों का कमीशन होगा जो जजों के नाम का चयन करेगा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी से उन्हें जज बनाया जाएगा। इसमें भारत के चीफ जस्टिस, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, कानून मंत्री और 2 जानी मानी शख्सियत शामिल होंगी। NJAC के गठन के लिए संसद से संविधान संशोधन को मंजूरी भले मिल गई, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को असंवैधानिक ठहरा दिया। इसी विषय पर हमने अधिक जानकारी के लिए जाने माने संविधान विशेषज्ञ एडवोकेट DK दुबे से बातचीत की। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि भारत में जो कॉलेजियम व्यवस्था है, क्या ये व्यवस्था अन्य किसी देश में भी है और इस कॉलेजियम व्यवस्था से क्या अनुभव रहे हैं? देखिए, आपने अगर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट को सुना हो, क्योंकि वो जुडिशल फील्ड से हैं, उन्होंने ये बात चैलेंज किया है। चैलेंज से मतलब ये है कि उन्होंने साफ कहा एक कार्यक्रम में जिसमें चीफ जस्टिस स्वयं बैठे हुए थे और उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि अगर किसी और देश में ऐसी व्यवस्था हो कि अपना उत्तराधिकारी डेमोक्रेसी में कोई चुन सके तो बताइए। उस बैठक में उस समय केजरीवाल जी थे, उस बैठक में उस समय कुछ जजेस बैठे हुए थे और चीफ जस्टिस स्वयं बैठे हुए थे कार्यक्रम में। तो अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने भी खोजने की कोशिश की, लेकिन विश्व में कहीं अन्यत्र जहां डेमोक्रेसी है वहां पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। यहाँ तक कि जहां डेमोक्रेसी है वहां ट्रिपल लेयर है। ट्रिपल लेयर से मतलब ये है, जैसे आप ब्रिटेन में जाएंगे तो यूके में व्यवस्था ये है कि उनके पास जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए एक ओम्बेड्समेंट और है।
मतलब अगर कमीशन कुछ गड़बड़ करता है तो कंडक्ट एंड जुडिशियल कंडक्ट एंड ओम्बड्समैन ट्रिब्यूनल है उनके पास कि उसकी भी शिकायत हो सकती है। तो जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर जजेस अपॉइंटमेंट करें, ऐसी व्यवस्था डेमोक्रेसी में नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि अपॉइंटमेंट का सेपरेट कमीशन, इंडिपेंडेंट कमीशन होता है, और कमीशन बायस हो जाए तो उसके ऊपर भी एक ट्रिब्यूनल होता है। ये ब्रिटेन की व्यवस्था है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब जब कॉलेजियम व्यवस्था के ऊपर भारत में चर्चा होती है तब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की चर्चा स्वाभाविक रूप से होने लगती है। तो क्या एनजेएसी को कॉलेजियम व्यवस्था के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, विकल्प आप क्यों कहते हैं? विकल्प वहाँ पर शब्द इस्तेमाल होता है जहाँ पर ओरिजिनल व्यवस्था का एक विकल्प देते हैं। ये तो व्यवस्था ही नहीं है, कॉलेजियम तो व्यवस्था ही नहीं है। आप आर्टिकल 142 और आर्टिकल 145 का ये सारा खेल है। और आर्टिकल 142 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करता है वो ऑर्डर लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है। वो सारे ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होते हैं, खासतौर से जिसमें प्रेसिडेंट बनता है वो बाइंडिंग होते हैं। और आर्टिकल 145 में ये चर्चा की गई है कि भाई आप अपने रूल्स बना सकते हैं। तो जिस समय सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाता है उसमें आर्टिकल 145 में भी ये कहा गया है कि रूल बनाने के बाद सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि रूल भी आप बनाकर सीधे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, रूल बनाने के बाद भी आपको भारत के प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। और भारत के प्रेसिडेंट से अनुमति का मतलब समझते हैं? प्रेसिडेंट से अनुमति का मतलब बिल्कुल साफ होता है कि आर्टिकल 74 का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट अकेले तो करता ही नहीं। प्रेसिडेंट शैल हैव टू वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सरकार आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने रूल भी अगर बनाएगा तो उसको सरकार से पूछना पड़ेगा कि हम ये रूल बनाकर इंप्लीमेंट कर दें कि नहीं कर दें। उससे पहले कर नहीं सकते। अब दोनों आर्टिकल्स में एक द्वंद्व है। द्वंद्व ये है कि आर्टिकल 142 में जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा वो अपने लोअर कोर्ट्स पर, अपने सिस्टम पर, अपने रेगुलेशंस उसके लागू हो जाएंगे। तो क्या ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, ये जुडिक्शनल इशू है, जुडिशियल इशू है क्या? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। तो अपने को सबसे पहले तो दो चीजों में फर्क लगाना पड़ेगा। नाउ द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी। जुडिशियरी का जब जुडिशियल फंक्शन होगा तो बाइंडिंग है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैसे बाइंडिंग हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है जो जुडिशियरी के पास एक्स्ट्रा पावर है, हमने दे रखा है, उनको डेलीगेट कर रखी है। तो इसलिए जब आपने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया या वो कॉलेजियम बनाया तो कॉलेजियम ओरिजिनल व्यवस्था नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, इसलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन उसका विकल्प नहीं है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन विकल्प हो सकता है आर्टिकल 124 का। और आर्टिकल 124 में जो ओरिजिनल व्यवस्था है उस व्यवस्था में यह कहा गया है कि नाउ सरकार उस पर चुनेगी और कंसल्टेशन लेगी चीफ जस्टिस से। और कंसल्टेशन भी केवल कंसल्टेशन है, कंकरेंस नहीं है। वहां पर कंकरेंस का जहां पर शब्द इस्तेमाल होता है वहां पर कहा जाता है कि आपको उससे बात करके उसकी बात माननी ही पड़ेगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एनजेएसी जो है वो न्याय प्रणाली में लाने से सरकार अपना दखल बढ़ाना चाहती है, सरकार अपना जो है वो दखल न्याय प्रणाली में बढ़ाना चाहती है, इसलिए एनजेएसी लेकर आना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सरकार है कौन? डेमोक्रेसी में सरकार कौन होता है? डेमोक्रेसी में वी द पीपल होते हैं और वी द पीपल पार्लियामेंट चुनते हैं। तो 130 करोड़ लोगों ने पार्लियामेंट चुनी, उस पार्लियामेंट ने सरकार चुनी जिसका लोकसभा में बहुमत था, उस पार्लियामेंट में जिसका बहुमत था उसने सरकार चुनी। तो सरकार एक तरह से वी द पीपल का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सरकार उसमें घुसने की कोशिश नहीं कर रही, सरकार व्यवस्था को सही करने की कोशिश कर रही कि एक तरफा निर्णय ना हो। निर्णय लेते समय बात बाकी ऑर्गन जिसका ओरिजिनल रोल है उसको करना चाहिए। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं, मेरे घर में कब्जा कर लिया आपने, कर लिया, आप बैठे हैं और मैं कह रहा हूं भाई खिड़की खोल दो, तो एक कमरे में मैं भी बैठ जाऊं। इसको दखल कहेंगे कि आपके घर में दखल है, या इसमें ये कहेंगे कि भैया मेरे ही घर में हमें कोना मांग रहे?
रोल किसका था? ओरिजिनली रोल तो सरकार का ही था, चला गया कोलेजियम के पास। अब कोलेजियम में सरकार कह रही कि भाई हमारा रोल था, जो मेरा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनली, उस फंक्शन में मेरी सलाह ले ली जाए। तो मेरे घर में बैठने के बाद मेरी सलाह लेने के लिए मैं कहता आपसे आग्रह कर रहा हूं, तो आप कह रहे हो आप इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो, बच्चा बाहर निकलो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओरिजिनल व्यवस्था गवर्नमेंट है। मेरा अगला प्रश्न है कि जब हम कॉलेजियम या एनजेएसी की बात करते हैं तो देखने में आता है कि दोनों व्यवस्थाओं को लेकर इनके समर्थकों के अपने अपने दलीलें हैं, अपने अपने विचार हैं। ऐसे में इस बात में कितना दम है कि कॉलेजियम व्यवस्था भारतीय न्यायतंत्र में परिवारवाद को बढ़ावा देने का एक साधन बना है? यस। अब उसका एक इलस्ट्रेशन समझिए। आजकल वो सौरभ कृपाल का चल रहा है, घोषित गे है वो। सौरभ कृपाल के पिता चीफ जस्टिस हुए हैं, बीएन कृपाल साहब। बीएन कृपाल साहब जिस समय कॉलेजियम में थे, उस समय के अपॉइंटमेंट कौन कौन हैं? उस समय के उस कॉलेजियम के अपॉइंटमेंट हैं बोबड़े साहब, रमना साहब, आज के ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और एसके कौल साहब। ये सब उस कॉलेजियम के जिसमें बीएन कृपाल साहब कॉलेजियम हुआ करते थे। अब बीएन कृपाल साहब का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? बीएन कृपाल साहब का जिस समय अपॉइंटमेंट हुआ, उस समय ऑनरेबल चंचूड़ सीनियर चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो अब इसको क्या माना जाए? भाई मैं कहता हूं सब कुछ फेयर था, लेकिन जनता के मन में तो प्रश्न खड़ा ही होता है कि वाईवी चंचूड़ की रिकमेंडेशन पर बीएन कृपाल का अपॉइंटमेंट हुआ। बीएन कृपाल की कॉलेजियम के समय पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस आज के उनका अपॉइंटमेंट हुआ। उनकी कॉलेजियम के टाइम पर बीएन कृपाल साहब के बेटे सौरभ कृपाल का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। एक सामान्य जनता के मन में एक प्रश्न रहता है कि उन्हें तो समय पर न्याय चाहिए। जनता को एनजेएसी जो है इससे या कॉलेजियम इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा जो उनकी समझ के बाहर है। जनता चाहती है कि उन्हें समय पर न्याय मिले। तो ऐसे में सरकार न्यायतंत्र की तरफ से अदालतों में सालों से लंबित केसेस को कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? देखिए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती थी, वो दे रही है। सरकार का रोल क्या है जुडिशरी में? जुडिशरी फॉर जुडिशियल फंक्शन इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फॉर जुडिशियल फंक्शन। और ये जो अभी तक बात कर रहे थे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात कर रहे थे, जुडिशियल फंक्शन की नहीं कर रहे थे। जुडिशियल फंक्शन इंडिपेंडेंटली काम अपना अच्छा करे, उसके लिए सरकार का क्या रोल है? सरकार का रोल है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे। आप जो बताओ, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें माइक चाहिए, हमें सिस्टम चाहिए, हमें आदमी चाहिए, हम सब आपको दे रहे हैं। ये सरकार का रोल है। तो ये किरण रिजिजू साहब ने एक कार्यक्रम में, जिसमें बहुत सारे जजेस भी बैठे हुए थे, उन्होंने उसमें साफ कहा कि भाई हमने अपना रोल पूरा किया है। आपने जो मांगा, खासतौर से फंड आपको चाहिए, हम फंड दे रहे हैं जुडिशियल फंक्शन के लिए। आपको ऑनलाइन करना था, हमने आपको सिस्टम दे दिए। तो सरकार केस कम करने के लिए आपकी स्पीड स्मूथ हो, वो आपको दे दिया। गाड़ी ड्राइवर नहीं चलाई, अपन तो हार्डवेयर दे सकते हैं, तो सरकार ने हार्डवेयर दे दिया। अब गाड़ी चलाने वाला कहाँ लेकर जाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना सिस्टम कैसे बिठाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या कोर्ट में एक और आ रही है कि हमारे जो कॉलेजियम है, वो अपना सबसे ज़्यादा समय तो अपॉइंटमेंट पे लगा रही है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं कि भाई हम तो वही है ना, अकेले। मेरा टाइम उस टाइम में ही काम करेंगे, या तो मैं अपॉइंटमेंट में ज़्यादा समय लगा लूँ, या फिर मैं कोर्ट में ज़्यादा समय लगा लूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में ज़्यादा समय लगा लूँ या जुडिशियल फंक्शन में। तो मेरा ओरिजिनल रोल तो जुडिशियल फंक्शन का है। उसमें दिमाग लगाने की बजाय हम अगर दिमाग लगा रहे हैं ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, तो सर पेंडेंसी तो बढ़ेगी। कोर्ट को रेगुलेट करने की बजाय जजेस को अपॉइंटमेंट करने में अगर हम समय ज़्यादा लगाएंगे, नीचे सभी हाई कोर्ट में कॉलेजियम होती है, उनका कमेटी होती है, वो भी इसी में दिमाग लगाती है, उसका भी समय ज़्यादा उसमें जाता है। जबकि चीफ जस्टिस और उसकी कॉलेजियम का जो फंक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो हमारे सिस्टम में, केसेस की पेंडेंसी ना बढ़े, कैसे स्पीडी ट्रायल हो। और दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है अपॉइंटमेंट में,
तो भी उनको उधर से लोड कम करने के लिए ये कहना चाहिए कि हम एक कमीशन के अपॉइंटमेंट करवाने में आपकी मदद करेंगे, जो इंडिपेंडेंट कर दो, मेरे ऊपर लोड ज़्यादा है, हम जुडिशियल फंक्शन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में मेरा टाइम जा रहा है, इसलिए पेंडेंसी बढ़ रही है, जुडिशियल फंक्शन में ज़्यादा समय देना चाहिए जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है। अच्छी सार्थक चर्चा आपसे रही इस कॉलेजियम और एनजेएसी सिस्टम पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने डीके दुबे से बातचीत की, जिसमें एक बात तो स्पष्ट है कि कॉलेजियम व्यवस्था ना तो संविधान में थी और ना ही किसी संसदीय बिल के द्वारा बनाई गई थी। यही कॉलेजियम व्यवस्था न्याय प्रणाली में परिवारवाद की जड़ों को मजबूत करने के कारणों से प्रश्नों के घेरे में है। भारत की लचर न्याय व्यवस्था की हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 60,000, हाई कोर्ट्स में 42 लाख और लोअर कोर्ट्स में लगभग 3.25 करोड़ केसेस लंबित हैं। एक तरफ अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए जमानत और पैरोल देने के लिए कानूनों को इच्छा अनुसार मोड़ लिया जाता है, वहीं गरीबों की जिंदगी में यदि वकील और कोर्ट किसी कारणवश शामिल हो जाएं, तो वो जिंदगी अभिशप्त हो कोर्ट और वकीलों के चक्कर लगाने में बीत जाती है। और न्याय की क्या ही बात करें साहब, केसेस तो ऐसे भी हैं कि 1953 में दर्ज हुए एक केस में 70 साल बाद भी सुनवाई की तारीख ही मिलती है। जिंदगियां बीत जाती हैं, लेकिन न्याय की आस ही रह जाती है। जहां याकूब मेनन जैसे अपराधियों के लिए रात के 2 बजे भी कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वहीं कश्मीर हिंसा के पीड़ित के केस को सुनने मात्र के लिए मना कर दिया जाता है। जो जज समाज में नेता से अभिनेता और अपराधी से ब्यूरोक्रेट सभी को सार्वजनिक जीवन में शुचिता के ऊपर कमेंट्री करते हैं, वही इतने अधिक पेंडिंग केसेस होने के बाद भी अपनी छुट्टियों में कमी कर न्याय में तेजी लाने जैसी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर संस्कृति, सेना, देश के सम्मान और धर्म को ठेस पहुंचाने वालों को न्यायिक संरक्षण दे दिया जाता है, वहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर लोगों के मन में भय पैदा कर दिया जाता है। न्याय व्यवस्था से जुड़े कई अनसुलझे प्रश्नों में एक बड़ा प्रश्न यह भी जुड़ गया है कि भारत में न्याय व्यवस्था की प्राथमिकता क्या है, न्याय या नियुक्ति? तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में।